हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। यार, डॉक्टर रिजवान साहब का वीडियो है। टाइटल है वक्फ बोर्ड और लैंड माफिया। इंडिया में कोई वक्फ बोर्ड है बड़ा, कोई इस्लामी शरीयत वाला भाई, जो भी मसला होता है वो हल करते हैं। बड़ी उनके पास ज़मीनें, दौलत है। मतलब लोग जो खैरात वगैरह सदका देते हैं ना, चंदा, तो सारा वो संभालते हैं। जैसे हमारे यहाँ औकाफ खाता है, दरगाहों के होते हैं ना, दरगाहों का सिस्टम वो चलाते हैं। तो वहाँ पे वो है वक्फ बोर्ड। तो उसके बारे में देखते हैं जी क्या बोलते हैं। आज ज़्यादा हमें भी नहीं पता, बट डॉक्टर साहब से सुनते हैं। तो फिर प्ले करें। के बाद जितनी भी ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम ठोका है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो, सारी ज़मीनें निकलवानी चाहिए और बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा, यानी वक्फ बोर्ड पर होगा जो क्लेम करने गया है कि ये ज़मीन मेरी। आपने इसको लेके उल्टा कर दिया। वक्फ बोर्ड तो वही कह देता है, नोटिस निकाल दिया, ये ज़मीन मेरी है। हद तो ये हुई कि कुछ साल पहले एक तमिलनाडु का किसान था, उसको एक अपनी बच्ची की शादी के लिए ज़मीन बेचनी थी। वो ज़मीन बेचने गया, फलाना कर गया, तो उसको बताया गया ना 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 ना, ये खसरा खतौनी तुम्हारे नाम है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु की ये ज़मीन अपनी डिक्लेयर कर दी है। अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं वो आप लोगों को क्या गलत जानकारी दे रहे हैं और सल्यूशन क्या है ये भी बताऊं। तरीका ये होना चाहिए था कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है ये मेरी ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाए। अबे ये ट्रिब्यूनल का क्या मतलब? ट्रिब्यूनल का क्या मतलब? यहां पर 80% लिखाई उर्दू में हो रही है, सारे वहां पे मौलाना और पढ़े लिखे जाहिल बैठे हुए हैं। इसका सलूशन अभी भी नहीं निकलेगा, बता दूं मैं आपको, क्योंकि मेरी राय कहीं चलेगी नहीं और मैं जो राय दूंगा उसमें सरकारों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो साथियों, आज का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड पे गवर्नमेंट बिल ला रही है, अबाउट 40 अमेंडमेंट्स के साथ ला रही है। वो अमेंडमेंट्स के साथ जो बिल आएगा वो पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, वो एक अलग बिंदु है। आज आप लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में बड़े संक्षेप में, कहाँ से शुरू हुआ, क्या ये कंसेप्ट था, कहाँ से बेईमानी शुरू हुई, कहाँ सरकारों ने गलती करी, कहाँ सरकारों ने तुष्टीकरण किया, क्या चीज़ जो लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं वो आपको गलत बता रहे हैं, सच्चाई क्या है और इसका फाइनल सल्यूशन क्या है। शायद 15-18 मिनट के वीडियो में या इससे कम में आप लोगों को बिल्कुल संक्षेप में बता दूंगा। और वीडियो सुनने से, आपके सुनने से पहले बता रहा हूँ, ये जो इंसाइट है कहीं और नहीं मिलेगी। आपको जो भी मिलेगा वो मिलेगा इसी बात पे लड़ाई के फलाना सेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन नहीं होना चाहिए। पर आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें बेईमानी शुरू कहाँ से हुई और सल्यूशन क्या है। ट्रेलर था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? वक्फ का जो कंसेप्ट है ये शरीयत में पिछले लगभग 1400 साल से है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये था, जैसे एंडोनमेंट होता है कि एक आदमी अगर मुसलमान चाहे तो अपनी जायदाद में से, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा या शायद पूरा हिस्सा भी कौम के नाम, मजहब के नाम वक्फ कर कर जा सकता है और जो वक्फ करता है वो वाकिफ कहलाता है। ये चीज़ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह इस्लाम में चल रही थी, एक शरीयत के तहत, बहुत पहले से, 1400 साल से। अब हम इस पूरे पीरियड को माइनस करके नए आ जाते हैं। 1923 में पहली बार सुन्नीज ने और शियाज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं वक्फ के नाम पर, जो लोग हमको देकर जाते हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान भी बनते हैं, मस्जिदें भी बनती हैं और दारुल उल्म भी बनते हैं, मदरसे भी बनते हैं, प्रॉपर्टी कभी कभी रेंट पर भी दी जाती है और आपके मुसाफिर खाने बनते हैं लोगों मुसाफिरों के ठहरने के लिए। तो एक तरह से ये कंसेप्ट था कि ये जो पैसा है ये कौम के अपलिफ्टमेंट में शुरू में इस्तेमाल हो, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जो कौम में गरीब लोग हैं। सच बता रहा हूँ, कौम की बात है और हदीस से ये कंसेप्ट आया था। 1923 में ये गुहार लगाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इसको रेगुलराइज कर दिया जाए।
तो 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज किया। यहाँ तक सब चीज़ ठीक चलती रही कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मरते वक्त इतनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दी, इतनी प्रॉपर्टी मैंने वक्फ कर दी जो कौम के या मज़हब के काम आएगी। यहाँ तक प्रथम दृष्टिया सुनने में ठीक लगता है। जैसा एंडोनमेंट एक्ट है, आप लोगों को पता होगा मंदिरों का, उसमें भी आदमी अपनी कभी कभी प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी मंदिर के लिए, दान के लिए, समाज के लिए, धर्म के पुण्य के काम के लिए गिफ्ट करता है, चैरिटी करता है। ये तो सही बेसिक फर्क ये आया कि 1947 के बाद ये जो हिंदूज का एंडोनमेंट एक्ट था, जिसमें लोग चैरिटी करते थे धर्म के लिए, इसको सरकार ने अपने अधीन कर लिया और मस्जिद को, मदरसों को और वक्फ को पूरी तरीके से अपने अधीन नहीं किया। ये शुरू हुई पहली गलती। दूसरा 1947 में जहाँ से बेईमानी शुरू हुई वो ये हुई कि जब आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ और इधर से लोग उधर गए और उधर के लोग इधर आए, तो ये एक माना गया था कि यहाँ से लोग जो वहाँ जा रहे हैं और पाकिस्तान से जो लोग अपनी ज़मीन छोड़ के हिंदू पंजाबी भाई इंडिया आ रहे हैं, उनकी ज़मीनें अगर उनके पास जो भारत से जा रहे हैं, कुछ कागज़ भी हैं कि मेरी साहब मेरठ में मान लीजिए 4 बीघा ज़मीन थी और मैं वो कागज़ लेके पाकिस्तान पहुँच गया, मैं हिंदुस्तान से माइग्रेट कर गया, तो वहाँ पर वो कागज़ दिखा के भैया 2 बीघा ज़मीन तो वहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमको दे देगी उस हिंदू भाई की जो यहाँ से भागकर छोड़कर गया है। इसी तरीके से जो वहाँ से यहाँ कुछ अपने कागज़ पत्री कुछ लेकर आया, ये माना गया था कि यहाँ से जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर रातों रात भागे हैं, वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन पौने दामों में, आधे पौने दामों में, सब्सिडाइज रेट में, 10 रुपए के 2 रुपए में उस हिंदू भाई को हिंदुस्तान में मिल जाएगी जो यहाँ पर खाली हुई है, एक दूसरे को मिल जाएगी। यहाँ तक शायद मैंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया होगा। बेईमानी कहाँ से शुरू हुई? वो ये शुरू हुई कि जब यहाँ से मुसलमान अपनी ज़मीनें छोड़ के गए, 2-4% तो जाने से पहले वक्फ कर गए, लेकिन किसको पता था कि रातों रात ये हालात हो जाएंगे। पर जिन लोगों को ये आइडिया था हफ्ता 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कि ऐसा बंटवारा होगा, तो उन्होंने प्रीएम्प्ट करते हुए सिचुएशन को अपनी ज़मीनों के बड़े बड़े हिस्से वक्फ को कर दिए कि भैया जो भी अब हिंदुस्तान में रहेगा वो उसको संभालें। यहाँ तक भी ठीक है। अब हुआ ये, यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, जिनकी ज़मीनें पाकिस्तान से आए हिंदुओं को सब्सिडाइज रेट्स पे 10 रुपए की चीज़ 1 रुपए में उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर मुसलमानों ने उन प्रॉपर्टीज़ को जो उनके मुसलमान भाई यहाँ से छोड़ के गए थे उन पर कब्जे करने शुरू कर दिए और उनको वक्फ के अधीन लिखा पढ़ी में उनकी वक्फ की प्रॉपर्टी, कोई फर्जी सिग्नेचर बनाकर, फर्जी अंगूठा लगाकर, अभी उस ज़माने में कौन पूछ रहा है, आप सोचिए। उन्होंने उस ज़मीनों को वक्फ का करना डिक्लेयर कर दिया, तो जो हिंदू भाई वहां से यहाँ आए उनके पास ज़मीनों के नाम पर कुछ नहीं था, मोटा मोटा। यहाँ से बेईमानी शुरू हुई। चलिए भाई, आपने ज़मीनें अपने नाम कर ली। बेईमानी तो उसके बाद फिर ऐसे चलती रही कि साहब वक्फ की ज़मीनें बेची जा रही हैं, जो किराया आ रहा है कागज़ों पे कम किराया दिखाया जा रहा है, वैसे बढ़ा दिखाया जा रहा है, पैसे सिर्फ सीधे मुतवल्ली को पहुंच रहे हैं जो इंचार्ज है। तो 1955 में आके ये एक्ट बना दिया गवर्नमेंट ने, और किसी के लिए नहीं बनाया। एंडोनमेंट एक्ट को गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन वक्फ एक्ट बनाकर ये पूरी प्रॉपर्टी मुसलमानों को हैंड ओवर कर दी। चलिए साहब, वहाँ से भी चलता रहा। अब आगे आके धीरे धीरे जब 1995 आए, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, तो इस एक्ट को, वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई जहां से बेईमानी और चोरी एकदम से, चोरी और सीनाजोरी एकदम से बढ़ गई। 2 एक्ट, सेक्शन मोटे मोटे वक्फ एक्ट 1995 में जो आए, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 85। सेक्शन 40 ने ये कहा कि साहब, हमको अगर ये लगता है, आई हैव रीजन टू बिलीव कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो साहब हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो प्रॉपर्टी हमारी है, हम डिक्लेयर कर देंगे। अब जो उस जगह का ओनर है
बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट कर जाएगा कि वो ये डिक्लेयर करे कि ये उसकी है। हमारा तो बस मन चाहा, दिल करा और हमने कह दिया नहीं साहब हमारे पास ये सोर्सेज हैं, ये जानकारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। जो ओनर है वो ये साबित करे कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। अब भैया वो कहां साबित करे? वो किसी कोर्ट में ना साबित करे, वो सिविल कोर्ट में साबित ना करे, वो किसी रेवेन्यू कोर्ट में इसको साबित ना करे। सेक्शन 85 ने कहा कि वो इसको वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, जहां पे सारे मुसलमान भाई बैठे हैं, इस्लाम का शरीयत के तरह से शरीयत कोर्ट मान लीजिए आप उसको, तो साहब ये ट्रिब्यूनल तय करेगा कि भैया जो वक्फ प्रॉपर्टी तुम्हारी बता रहा है ये तुम्हारी है या नहीं है। अब जो ओनर है वो जाकर उसका ट्रिब्यूनल के चक्कर लगा रहा है। आधे काम वहाँ उर्दू में हो रहे हैं, अरबी में हो रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आकर कहाँ फंस गया। हद तो ये हुई कि कुछ साल पहले एक तमिलनाडु का किसान था, उसको एक अपनी बच्ची की शादी के लिए ज़मीन बेचनी थी। वो ज़मीन बेचने गया, फलाना कर गया, तो उसको बताया गया ना 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 ये खसरा खतौनी तुम्हारे नाम है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु की ये ज़मीन अपनी डिक्लेयर कर दी है और कई गांवों की टोटल 400 एकड़ ज़मीन अपनी डिक्लेयर कर दी है। और उस ज़मीन में 1400 साल पुराना चोला एम्पायर का मंदिर भी है। यहां से ये मामला उछला कि भैया ये हो क्या रहा है आखिर। जब उस किसान के इंटरव्यू आने शुरू हुए और कवरेज होना शुरू हुआ, तब ये बात एकदम से देश को समझ में आई कि ये क्या गबन हो रहा है। और ये गबन होते होते यहाँ तक पहुँच गया कि डिफेंस और रेलवेज के बाद नंबर 3 पर आ गई वक्फ की प्रॉपर्टी। अब उस किसान के पास क्या सूरत है? किसान के पास सूरत है कि बेटा ट्रिब्यूनल में जाओ, वहाँ चक्कर लगा। सेक्शन 85 ने कहा कि कोई सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल या एनी अदर अथॉरिटी इसका एजुकेशन नहीं कर सकती। डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। अब मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि कहां से ये चोरी शुरू हुई 1947 से। फिर भाई 2013 में दिल्ली की कई जमीनें, करीबन 124 बड़ी प्राइम लोकेशन की जमीनें वक्फ को एवं हैंड ओवर कर दी गई। इस बीच वक्फ भी हमेशा चिल्लाता रहा कि साहब सरकार ने हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। तो ये बवाल चलता है, खुद कब्जा। अब मैं आपको बताऊं कि जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं वो आप लोगों को क्या गलत जानकारी दे रहे हैं और सल्यूशन क्या है। वो आप लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सेक्शन 85, आज जब हम डिबेट में जाएंगे वहां पर भी आपको पूरी शाम यही बात सुनने को मिलेगी जो एक गलत नैरेटिव है। वो आपको ये कहते मिलेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपना डिक्लेयर कर देता है तो दूसरा आदमी को ट्रिब्यूनल जाना होता है। यहाँ तक तो वो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो आपको पहले ट्रिब्यूनल जाना है। शब्दों का खेल बदल के चलिएगा। ये प्लेटफॉर्म किसी भी तरह किसी को मिसगाइड नहीं करता है, एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है, चैनल है, ब्रॉडकास्ट है। तो कुल मिलाकर ये कहा गया 2010 के एक ऑर्डर में, मार्कंडे काटजू जी वॉज द जस्टिस एंड ज्ञान मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा कि आपको हम किसी भी ट्रिब्यूनल के मैटर में वक्फ के डिस्प्यूट में इंटरफियर आर्टिकल 226 के तहत नहीं कर सकते, आपको ट्रिब्यूनल जाना होगा। यहां तक की बात आप लोगों को मीडिया में और सोशल मीडिया पे बताई जाती है, आज भी शाम को बहुत बताई जाएगी, सच्चाई बता दूं क्या है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ट्रिब्यूनल में हारने के बाद आप हमारे पास नहीं आ सकते। तो अगर आप वक्फ बोर्ड के वक्फ ट्रिब्यूनल में अपना कोई मामला लेके गए हैं, अगर आपकी ज़मीन कोई वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है और वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, सल्यूशन भी एंड में बताऊंगा, अभी एकदम खट कमेंट ना करने लगिएगा। तो अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप में असंतोष है कि गलत हो गया है, देन आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ आ सकते हैं।
बताया आप लोगों को ये जाता है कि जा ही नहीं सकते हैं, ये गलत जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो ये है पूरा एक शॉर्ट में मैंने पूरा आपको वक्फ बोर्ड का एक वर्किंग का तरीका बताया। गलती कहाँ कहाँ हो रही है अब ये सुन लीजिए। अभी कमेंट अगर कर दिया हो जल्दी में तो डिलीट कर दीजिएगा कि रिजवान भाई आप कैसी बात कर रहे हैं। अब गलती बता रहा हूँ क्या हो रही है। गलती ये हो रही है, पहली चीज, अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि मेरी ये कोई जमीन है जो मिस्टर एक्स ने, और ये बवाल मुसलमानों के साथ भी इन लोगों ने बहुत किया है, हिंदुओं के साथ तो किया ही किया है, मुसलमानों को भी इन बेईमानों ने नहीं बख्शा है, उनकी प्रॉपर्टी भी इन लोगों ने ये कह के हड़प ली है 1995 के बाद, जब से इनको बल मिला नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पर। अब जो इसका मेन इसका जो तरीका है ये कैसे होना चाहिए था, तरीका ये होना चाहिए था कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है ये मेरी जमीन है तो वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाए। अबे ये ट्रिब्यूनल का क्या मतलब, ट्रिब्यूनल का क्या मतलब, यहां पर 80% लिखाई उर्दू में हो रही है, सारे वहां पे मौलाना और पढ़े लिखे जाहिल बैठे हुए हैं, जो वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे भी हैं, उनके दलाल भी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का भाई? अगर आपको इस देश में कोई डिस्प्यूट है आप ट्रिब्यूनल को जाएंगे, आप शरीयत कोर्ट को जाएंगे भाई, एक तरीके से आप सीधे सिविल कोर्ट जाएंगे ना। तो पहली तो ये ब्लंडर है कि भैया अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम ट्रिब्यूनल को जाते हैं, हम सिविल कोर्ट को नहीं जाते हैं, पहली चीज। दूसरा जो ब्लंडर है वो ये है कि मैं ये क्लेम कर रहा हूं ना कि ये मेरी जमीन है, तो मैं अपने कागज लेके सिविल कोर्ट जाऊं, सिविल कोर्ट में साहब को सेटिस्फाई करूं, साहब अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी को वो नोटिस देंगे, फिर दूसरी पार्टी को हमारी एक पिटीशन की कॉपी दी जाएगी, फिर दूसरी पार्टी अपने कागज लगा के उसका एक जवाब बनाएगी, और बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा, यानी वक्फ बोर्ड पर होगा जो क्लेम करने गया है कि ये जमीन मेरी। आपने इसको लेके उल्टा कर दिया, वक्फ बोर्ड तो ऐसे ही कह देता है, नोटिस निकाल दिया ये जमीन मेरी है। अब तुम अपने कागज लेके जाओ, ट्रिब्यूनल और ओनर्स तुम पर शिफ्ट हो गया है, तुम जाके लेके जाओ, साबित करो कि ये तुम्हारी है। जैसे तुम साबित करो कि 1400 साल पुराना चोला मंदिर जो था वो तुम्हारा है, वो जमीन मुसलमानों की 1400 साल पुराना, पकड़ के चलिएगा बार बार 1400 साल पुराना मंदिर क्यों बोल रहा हूं, वो अब तुम साबित करो। तो पहला आपको ट्रिब्यूनल का कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये मानते हुए कि वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करता था और करता है, क्योंकि गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को एब्रोगेट करने का बिल नहीं ला रही है, अमेंड करने का ला रही है। तो इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड एब्रोगेट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं आप लोगों को उस दायरे के अंदर समझा रहा हूं कि गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि नहीं हम इसे खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको में सिर्फ सुधार कर रहे हैं। तो उन्हीं सुधारों का मैं आज अभी इस वक्त आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो दो चीज मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज, अगर आपको सिविल कोर्ट से कोई अधिकार ना मिले तो आपके पास जो भी पार्टी चाहे वो हाई कोर्ट जाए, जो भी पार्टी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये एक बेसिक दो ब्लंडर्स हैं वक्फ में। 1947 के बाद जो ज़मीनें वक्फ की बता के हड़पी गई, मुझे नहीं लगता कि वो रिकवर हो पाएंगी और उस परिवार को और गवर्नमेंट को मिल पाएंगी जो लोगों ने 1947 से 1955 के बीच में इस तरह की एवैक्यू प्रॉपर्टीज को कहा जाता था, जो लोग यहाँ से चले गए हैं, उसको अपना बना लिया। तो पहला अमेंडमेंट, सीधे अगर जाना है सिविल कोर्ट जाए। दूसरा अमेंडमेंट कि साबित वक्फ बोर्ड को करना पड़ेगा ये ज़मीन मेरी है, आपको आदमी को नहीं करना पड़ेगा जिसकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक ज़बरदस्ती ठोक दिया है। अब इसका कुल मिलाकर सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन अभी भी नहीं निकलेगा, बता दूं मैं आपको, क्योंकि मेरी राय कहीं चलेगी नहीं और मैं जो राय दूंगा उसमें सरकारों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये एक मौखिक चीज़ है, ये टेम्परेरी चीज़ है जो भी सरकार करके लाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो मेरा सजेशन है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, सरकार इसकी तरफ वर्क करेगी। क्या है? मैं ये मानता हूं 1995 के बाद जितने भी बेवकूफ़ी के अधिकार, लूट मचाने के अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए वो तो विड्रॉ हो गई होंगे, लेकिन 1995 के बाद जितनी भी ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक डिक्लेयर किया, एक आदमी बेचारा वो हिंदू हो या मुसलमान हो भाग के परेशान हो के ट्रिब्यूनल गया,
ट्रिब्यूनल से अगर वो हार गया तो क्या वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया? पहली चीज गया। मैं कहता हूं भले गया भी। 1995 के बाद जितनी भी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम ठोका है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुसलमान की हो, सारी जमीनें निकलवानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान की। पूरा एक डेटा बैंक बनना चाहिए। जितने पे अपना क्लेम ठोकने के बाद इन्होंने हड़प लिया उसका भी, जितनों के मुकदमे चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में उसका भी, पूरी एक बोर्ड, एक कमेटी सरकार को बनानी चाहिए अंडर ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हैविंग लीगल luminaries, having representation from the side of Hindus and also from the side of Muslims। एक पूरा 10-12 आदमी का बोर्ड बनना चाहिए। सारी फाइलें जो हड़प भी चुके हैं कि नाना बेटा सब वापस निकालो, सारी सामने आनी चाहिए। सबकी डीड्स कैंसिल होनी चाहिए, सबके कब्जे कैंसिल होने चाहिए। जो भी अमेंडमेंट सरकार लेके आ रही है, इन पुराने 30 साल के मामलों को उन अमेंडमेंट के तहत रेट्रोस्पेक्ट में जाकर कि पिछले 30 साल में तुष्टीकरण के नाम पर, दादागिरी के नाम पर वक्फ बोर्ड ने क्या क्या लुट्टस मचाई है, क्या क्या वाकई वक्फ की जमीनें बेची हैं। मैं गवाह हूं कब्रिस्तान बेचने का, जिसके लिए मैं लड़ा था। वक्फ की जमीन थी और उसको आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था, डीजीपी साहब थे, उनकी पत्नी थी गीता सिंह, 4,500 स्क्वायर फीट जमीन प्राइम गोमती नगर में करोड़ों की बेच दी गई। क्यों बेच दी गई? क्यों उन्हें कब्जा देना अलाउ कर दिया? मैं लड़ा हूं कब्रिस्तान की जमीन के लिए। मेरा उसके बाद मेरी किडनैपिंग हुई है, मुझे मारा है एसटीएफ ने, मुझे जलाया है एसटीएफ ने, सब कुछ हुआ है। तो ये पूरा जब तक 1995 से पूरा नहीं खंगालना शुरू करोगे और जहां जहां गलतियां हुई हैं वक्त से वो वापस संपत्तियां नहीं लोगे, और इस कमेटी के सामने जो वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि भैया ये शुद्ध मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट को नहीं थी, वक्फ को दी गई थी, वो फलाने ने कब्जा कर लिया, उसके भी ढेर यहां पर लगाओ, इसका भी ढेर यहां पर लगाओ जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, और साल भर के अंदर पूरी चीज फाइनल निकाल के गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपो। गवर्नमेंट इसकी जमीन लेके उसको दे, उसकी जमीन लेके उसको दे। उसके बाद तुम्हें अगर कोई आपत्ति है मिस्टर वक्फ बोर्ड, तो तुम्हारे लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश के खुले हैं, जाओ और वहां पर बात करो और लड़ाई लड़ो। तो मेरे हिसाब से ये इसका फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन होगा। सरकार जितना भी अच्छा अमेंडमेंट ले आए 1995 के बाद से 2025 तक 30 साल जो गुंडागर्दी हुई है, जो लैंड माफिया की तरह कहीं कहीं वक्फ बोर्ड ने काम किया है, उसका हिसाब कौन करेगा? आई रियली डोंट नो कि गवर्नमेंट इस एंगल से, इस नज़र से सोच रही है या नहीं सोच रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। गवर्नमेंट भी डरती है, ये मुसलमानों का नाम है, फिर करेंगे तो लोग बोलेंगे जुल्म हो रहा है बड़ा। ये वक्फ बोर्ड जो भाई आज डॉक्टर साहब से सुना हमने, ये एक बड़ा बोर्ड है, मतलब ज़मीनें इनको लोग दे जाते हैं खैरात में, भाई ये ले लो, ये आप इस्तेमाल करो, मरते मरते जो वसीयत करके जाते हैं, तो भाई कुछ अपने घर वालों को देते हैं तो कुछ वक्फ बोर्ड के हवाले करते हैं। तो मसला है दोनों तरफ। वक्फ बोर्ड बोलता है कि जो हमें ज़मीनें मिलती है उन पे लोग कब्ज़ा कर देते हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन है, और जो ज़मीन लोगों की होती है उन पे ये वक्फ बोर्ड कब्ज़ा कर देता है। तो बड़ा यार ये मसला है। हम समझ रहे थे कि कोई इनको चंदा बंदा मिलता है, बस ये भाई बड़ा इनका लैंड माफिया है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इनकी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी जायदादें इन्होंने कंट्रोल करके रखी हुई है, हर ज़मीन पर इनका कब्ज़ा हुआ है, और जो मुसलमान हैं उनको भी ये नहीं छोड़ते। ये हम समझ रहे थे कि भाई मुसलमानों का ये साथ देंगे, उनको भी सपोर्ट करेंगे, पर नहीं भाई, हिंदू भाइयों के मंदिरों की ज़मीनें भी ले लेते हैं और मुसलमानों की भी ज़मीनें ले लेते हैं, वो भी अंग्रेज़ों के दौर से। ये बड़ी बात है, आज बड़े खुलासे डॉक्टर साहब ने की, और हर एक बात को हम गौर से सुन रहे थे, समझ रहे थे कि भाई ये बड़ा इशू है। पहले भी कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने ये बड़ा मसला किया था और कोरोना जिहाद का नाम दिया था। भाई ये वक्फ वाले कोरोना फैला रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं भाई तबलीग कर रहे हैं, कोरोना को ये डरते ही नहीं है किसी से। तो वो इनका बड़ा यार इंडिया में मसला चलता रहता है। लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने बताया ना कि जो वक्फ बोर्ड है
ये ट्रिब्यूनल जाते हैं, कोई उनका बड़ा इदारा है, लेकिन कोर्ट नहीं जाते, वहीं पे जाते हैं कि भाई यहाँ उर्दू है, अरबी है, कोई बड़ा आदमी आए तो समझे ही नहीं लिखा क्या हुआ है। इतनी चालाकी है इनकी। भाई कोर्ट जाओ, इंडिया में इंसाफ है, कानून है, तो वहाँ पर आप मसला हल करवाओ। नहीं, अपने तरीके से ही करवाते हैं और बड़ी ज़मीनें लाखों करोड़ों के बता रहे हैं। तो बड़ा ये मसला चल रहा है इनका। और जब गोरों की बात कर रहे थे कि उस टाइम पे भी जब आज़ादी हो रही थी तो यहाँ से जो कागजात ले रहे थे, जो मुसलमान जहाँ से जा रहे थे तो कागजात ले के जा रहे थे, वहाँ पे देंगे तो ज़मीन मिलेगी, लेकिन वहाँ पे भी उनके जाने से वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो इनका इशू उन्होंने हमें बताया ना वक्फ बोर्ड का, इनका नाम लैंड माफिया रख दें और इनका ये वक्फ बोर्ड ही कैंसिल कर दीजिए। नहीं होना चाहिए भाई, जिस तरह ये ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है ना, ये सही नहीं है भाई। जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, कानून के थ्रू काम करें, ये अलग बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो फिर ये नाम वक्फ बोर्ड रखना ही नहीं चाहिए। बोल रहे हैं 1400 साल से ये इस्लाम में, तो इस्लाम में भी इंसाफ होता था। वो बोलते थे कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से दे रहा है तो वो ठीक बात है, अगर इस तरह कब्ज़ा करेंगे तो फिर तो इस्लाम का नाम ख़राब होगा। और डॉक्टर साहब ने इस बार न्यूट्रल होकर बात की, इस बार इस्लाम पे इन्होंने कोई गलत बात नहीं की। ये हमें अच्छा लगा, उन्होंने पूरा मतलब बारीकी से बताया कि भाई मसला असल क्या है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, इन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छा लगा। हम तो बोलेंगे वक्फ बोर्ड ही ख़त्म कर दो। सही बात है यार, ये वक्फ बोर्ड का आज हमें पता चला है, तो ये तो बड़ा एक अंदरूनी माफिया हो रहा है भाई। इधर तो बड़ा काम चल रहा है अंदरूनी, बस बाहर से बस एक नाम दिया है इदारे को, बाकी अंदर तो भाई कब्जे का भंडार पड़ा हुआ है भाई। भी हमारा डॉक्टर भी कह रहा है निकालो पुराने कागजात भाई, इधर भी ढेर लगाओ उधर भी लगाओ, इनको पकड़ो यार। और डॉक्टर साहब ने अपनी भी दास्तान सुना दी भाई, मुझे भी मारा है इन्होंने, डीएसपी ने पूरा कब्रिस्तान 4 स्क्वायर फीट भाई बेच दिया, मैं गवाह हूँ यार। ये डॉक्टर साहब के साथ भी बड़े जुल्म हुए हैं, तभी तो ये तपा हुआ है भाई। जब भी आता है तो ये खुनस से डॉक्टर साहब को। और अभी देखो ना, अभी डॉक्टर साहब ने दोनों की बात रखी भाई, हिंदू और मुसलमानों की दोनों की बात रखी गई भाई। जो भी कागजात लेके जा रहे थे बड़े सड़े हुए थे, हमारे वालों मुसलमान कह रहे थे हमारे यहाँ भाई चलो मुसलमान देश है हमारा पाकिस्तान, इधर चलो भाई साहब, इधर तुम्हारा कब्जा पहले ही हो गया, तुम्हारे उठने की देर थी हिंदू भाइयों की। उधर जाओ तो उधर हिंदुस्तानियों ने कब्जा कर लिया भाई, जाओ ये हमारे घर है। और बीच में ये वक्फ बोर्ड है भाई साहब, रही कोई कसर इसने पूरी कर ली भाई। जो भी बची देखी ये चीज़, ये ज़मीन खाली है भाई, ये हमारी है, कागजात बना लो ये हमारी है भाई साहब। ये तो जो इदारे हैं ना बड़ा गलत काम करते हैं इनको यार। ये जो केस है ना, ये मोदी जी अपने अंडर में ले लेना तो इसका मसला हल हो जाएगा, नहीं तो ये तो भाई बढ़ता जाएगा। और जो गरीब लोग होंगे उनको, डॉक्टर साहब भी डरते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भाई इस मामले को इधर ही कुछ कर लो वरना। हाँ भाई, डॉक्टर साहब को भी मार पड़ी है, उसको पता है भाई बड़े लोगों का हाथ है इसमें। तो भाई अंदरूनी काम हो रहा है तो डॉक्टर साहब भी खुल के नहीं बोल रहे। अभी भी कोर्ट वर्ड में बता रहे हैं कि भाई जो भी ये समझ रहा है ना तो अभी पकड़ लो इनको, नहीं तो खा जाएंगे। ये भी मंदिर का जो प्लाट है वो भी खा जाते हैं भाई, ना ही कब्रिस्तान भाई, वो मुर्दों की निशानियाँ होती हैं भाई, ये हमारा अपना इधर है, उसको भी निपटा दिया भाई। बड़े जुल्म करते हैं यार ये इदारे जो बड़े बड़े होते हैं ना, तो इनके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, सब मिले हुए हैं। भाई आज तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। ये एक नया आया है डॉन वक्फ बोर्ड, ये पूरे का पूरा जिसकी भी ज़मीन आ गई ना भाई उसको निपटा देता है। जो भी गया इसका बड़ा अपना ही कानून है। ये भी फिल्मों की तरह है, रूल इज़ अ रूल, ये फॉलो बस अपने आप को ही करते हैं। शुद्ध हिंदी उर्दू है ना उसमें, और अरबिक में है ना लिखी हुई है। ये जो भी गया तो वो बेचारा फंस गया भूल भुलैया में। ये वक्फ बोर्ड वाले है ना पूरे के पूरे पता नहीं कितने गरीबों को इन लोगों ने लूट लिया है। आज तो ये देखो कब्रिस्तान को ही भेज दिया रहा है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की भी 5-6 ज़मीन है, उसको भी निपटा डाला है डॉक्टर साहब, तभी तो इसको बोल रहा है भाई। ये बड़े इंसाफ के लिए बोल भाई, इंसाफ कहाँ होगा, ये वक्फ बोर्ड खुद ही इंसाफ का कटेरा खुद ही खड़ा हुआ है। इसको ये कहना चाहिए नरेंद्र मोदी जी है ना, इसको है ना अदालत में ना ये वाले जो केस है ना, खुद वहाँ पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं। वक्फ बोर्ड वाले खुद ही ये बोलते भाई ये वाली दान कर दो हमें भी जमीन। और क्या मांगते हैं मुंह पर, हाँ ये दान दे दो बस। ये वसूली करते हैं ना भाई पूरे के पूरा भाई, ये ब्रेन वॉश कर दिया भाई। खत्म ये नहीं होंगे भाई। बेचारे किसान की जमीन है वो बोले वक्फ बोर्ड वाले हमारी है,
कागज उसके पास है तो आपने दान कर दिया। भाई कब किया मैंने? तुम्हारे अब्बा ने किया था भाई। ये बड़े ठग है भाई। ये वाला बोर्ड है ना, ख़त्म होना चाहिए। सबको इंसाफ होना चाहिए। जिसकी भी ज़मीन है ना, उनको गरीबों को मिलनी चाहिए। ये 1947 से आ रहा है ना भाई, ये सीधा नहीं होगा भाई। हाँ, ये 47 है ना भाई, सबको निचोड़ दिया है इन लोगों ने। ये वक्फ बोर्ड वाले भी, ये देखो मौलाना साहब, ये अरबी में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाला कौन पहचानेगा भाई ये क्या बोल रहा है? हमें ही नहीं समझ आएगी ज़्यादा, वो सर ही घूम जाएगा भाई। इस मरतबा तो डॉक्टर साहब ने हमारी आंखें खोल दी। मेरे ख्याल में इस मरतबा डॉक्टर साहब की भी ज़मीन है ना, वो भी गई है, तभी तो इसको भी धोया। साहब ने जो बताया कुछ वो जो है ना सही बता रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम जो है ना वक्फ बोर्ड पे लगा रहे थे शाह साहब। ये बात ठीक है, वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है लोगों की मिल्कियतों पे, ज़मीनों पे, लेकिन वो भी शाह साहब बता रहे थे कि कुछ लोग जो है वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीन देते थे, जैसे कि फंड में जो लोग देते हैं ऐसे ही, तो उसी में चाहे 5 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 10 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, वो लोग देते थे। जो बड़े बड़े अमीर लोग थे ना, तो वो ऐसे वो देते हैं, जैसे हम बोलते हैं डोनेशन, ऐसे ही। हाँ, ये बात है। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि देखो, आज से 20 साल पहले किसी ने जो है ना अपनी ज़मीन में से 200 एकड़ उसकी टोटल ज़मीन है, तो उसी ने 50 एकड़ ज़मीन खैरियत में दे दी, वक्फ बोर्ड को दे दी ना, तो उसी का जो बेटा है या बेटी है, उसी को वो इल्म नहीं है कि मेरी जो है इतनी ये ज़मीन है, जायदाद है, इनमें से उनके बाबा ने 50 एकड़ दे दी, उसी को पता ही नहीं। अचानक उसके बाबा की डेथ हो जाती है, तो उस बेटी या बेटे को क्या पता कि मेरी ज़मीन जो है 200 एकड़ जो है कागजात हमारे पास पड़े, 50 एकड़ की जो है लिखत तो वक्फ बोर्ड के पास है। ये क्या माजरा है? फिर कोर्टों में जाए या ट्रिब्यूनलों में जाए, तो अगर उनको पता नहीं होगा तो वो तो बोलेगा ना वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। हकीकत का तो उनको पता नहीं था ना कि 20 साल पहले उनके बाप ने जो है खैरात में 50 एकड़ ज़मीन दे दी। कुछ बात ऐसी भी होती है, ऐसे नहीं है कि एक ही दायरा जो है वो लूट रहा है, ऐसे भी नहीं होता है। हाँ, दूसरी बात ये है, हाँ, तो 50 एकड़ जो था वक्फ बोर्ड को मिल गया खैरात में 20 साल पहले, तो वक्फ बोर्ड ने उस पर अपनी नज़रसानी नहीं की। ऐसे भी होता है, मेरे पास 200 एकड़ ज़मीन है, कब्जा है मेरे पास, मैं खेती बाड़ी करवा रहा हूँ, आबादी करवा रहा हूँ, फिर अचानक कुछ ज़रूरत हो गई, तो मैंने उनमें से 50 एकड़ या 100 एकड़ भेजने का सोचा, तो तब जाके पता चलता है कि भाई आपकी जो 100 एकड़ ज़मीन भेज रहे हो, उनमें से 50 एकड़ ज़मीन तो दूसरे बंदे की है, जैसे वक्फ बोर्ड बोलते हैं हाँ भाई उनके नाम की है। आप ये क्या बोलोगे? उसी को जो है ना फिर पता चलता है यार 200 एकड़ ज़मीन कागजात दस्तावेजात मेरे पास पड़े, मेरे दादा और परदादाओं की ज़मीन है, मेरी मिल्कियत है, वक्फ बोर्ड कैसे कब्जा करेगा? मैं वक्फ बोर्ड को नहीं छोड़ूंगा, मैं केस करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन असल कहानी तो वो उसको पता ही नहीं है ना कि 20 साल पहले उसके बाबा ने जो 50 एकड़ ज़मीन खैरात में दे दी। कागजात तो उसके पास है, लेकिन उन्होंने उनके बाबा ने जब खैरात में दे दी ज़मीन, तो उनके पास भी तो लिखा तो होगी ना, ऐसे थोड़ी है, ऐसे नहीं होता है यार। तो जो 200 देखो ना 200 एकड़ का ही चूना लगाएगा, तो उनके लिए तो रास्ते बने हुए हैं ना, वो वहाँ जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, वो तो रोता रहेगा। गरीब जो होगा नहीं, बात नहीं ना, जो मुसलमान वहाँ पे जमीनें छोड़ के पाकिस्तान आए, उनकी जमीनों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, हिंदुओं को नहीं, वक्फ बोर्ड ने लिया। अब समझा मेरी जान, पूरे का पूरा मालिक निचोड़ दिया। ये तो दूसरी बात है, दावा करता है मुसलमान जा रहे थे तो हमें सदका देके चले गए, पूरे का पूरा निचोड़ दिया। अभी उसमें तो देखो ना, उसमें तो हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सबको उन्होंने नहीं छोड़ा, हिंदुओं में हुआ है, सबको उन्होंने नहीं छोड़ा ना। ये एक किस्म की माफिया है। आप उनको सपोर्ट नहीं, बात जो है ना एक तरफी ना बोलो, बात जो है ना दोनों तरफ बोलो, जो सच होगा वो सच बताओ, जो झूठ है झूठ बताओ। गवर्नमेंट के हवाले कर दी। ये गवर्नमेंट को ऐसे तो नहीं देखना है। 1947 बता रहा है शाह साहब, 1947 से ये माजरा चल रहा है, तो इसको लोग वो कैसे छोड़ेंगे? हुकूमत को भी वो कैसे देगी? तो फिर 1950 में या 1955 में जो मसला हुआ, फिर 1960 में हुआ, ये तो मसला चलता आ रहा है, लेकिन मसला हल तो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, हुकूमत ने भी 2013 में शाह साहब बता रहा था ना, तो उन्हें कुछ ज़मीन 1995 में दे दी ज़मीनें, तो फिर भी वो जो है बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने ज़मीनें कब्जे में ले ली है ज़्यादा। तो ये जो है ना ये मसले चलते रहेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे। ये लोग जो खा रहे हैं ना, वो ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि ये जो है एक हिस्सा हमारा जो है किसी और के पास चला जाए। वो बोलेगा, वो सोचेगा कि इसका भी जो है ना मैं लूट लूँ इसको भी। बात ये है यार, ये 2024 जो वक्त चल रहा है ना, इससे आगे पता नहीं क्या हो। समझ में जो है ना ये बात आ रही है कि गुजरे हुए बरसों से, गुजरे हुए सालों से जो कुछ हो रहा है लोग देख रहे हैं। गरीब को अपना हक नहीं मिल रहा है, अमीर दिन ब दिन
आगे बढ़ रहा है। ये तो बात है ना, गरीब के पास क्या है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में हो रहा है तो हिंदुस्तान की हुकूमत उनके लिए भला चाह रही है, ये बात है। लेकिन जो कंफर्ट है ना दायरा, ये दायरा अगर ज्यादा भी करता होगा, ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि वो जो है उसको 50 एकड़ जमीन मिली 20 साल पहले, उसके बच्चे के पास वो डेटा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा भी की होगी, लोगों की जायदादों पे कब्जा भी कर लिया होगा। जैसे माफिया होते हैं, लैंड माफिया ऐसे होते हैं, कब्जा कर लेते हैं लोगों की मिल्कियतों पे। कोई गुजर गया, उसी की जो मिल्कियत है वो किसी के पास नहीं है, वो उस बोर्ड से निकाल के लिखत करके अपने पास रख लेते हैं। ऐसे भी सिस्टम होते हैं। ये लोग अमीर लोग जो है ना वो ऐसे होते हैं, करते हैं कुछ लोग। बाकी तो ऐसे नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, एक उंगली खराब है तो दूसरी तो नहीं होगी ना खराब, ये बात है। अगर कंफर्ट ने ज्यादती की है, शाह साहब बता रहा था कि मेरे साथ भी एक हादसा हुआ, 4000 या 4500 एक्सवाइट जो जमीन थी वो मुझसे छीनी गई, वो बेची गई, मुझे जो है पुलिस ने टॉर्चर किया बहुत। तो ये बातें भी है। तो ये दूसरी बात है ना, तो अगर वो लोग, जिन लोगों की इतनी बड़ी मिल्कियत है, जो है जमीनें जो है वक्फ बोर्ड लूट रहा है, तो वो कोई ऐसा बदलाव लाए, अवाम को निकलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आगे निकले, हुकूमत से मुतालबा करें, क्योंकि ये मसला छोटा नहीं है। 40-50 साल से ये चल रहा है मसला, इसको अब जो है ना हुकूमत ही हल करेगी। अगर ये लोग जो है ना, जिनकी भी जो जमीनें हैं, मिल्कियतें हैं, कमर्शियल पिलर से जो भी है उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वो लोग निकल आए, वो हुकूमत से, अपनी हुकूमत से मुतालबा करे। मेरे ख्याल से मोदी सरकार जो है इनका मसला हल करेगा, अगर वो चाहे तो। भाई ऐसे तो नहीं है ना वकार भाई, ऐसे मसला नहीं हल होगा बातों से। अभी तो तुम्हारी जमीन होती है 50 एकड़, चलो ठीक है, 25 एकड़ तुमने लिख कर दे दिया, कागज मेरे पास पड़े हुए, हाँ, जमीन तो मेरी है ना भाई। हाँ है, फिर ये 50 के 50 ही ले जाएंगे भाई। तो फिर जब आपको पता चले तभी तो आप चिल्लाओगे, बड़बड़ाओगे ना। कोर्ट में भी नहीं, अपना ट्रिब्यूनल वो तो है ना, और नहीं वो भी बात है। अगर उनके पास अपना ट्रिब्यूनल है तो वो उन्हें सुनवाई नहीं देते, उन्हें फैसला नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन कानून में बना हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए ना, वहां पे वो अपना केस रिकॉर्ड करवाए। फिर जो अगर निचोड़ देंगे तो उसकी किस्मत है ना भाई। अगर उसके पास करोड़ रुपए हो गए तो वो जो है दावा करके अपनी जमीन लेके लेगा, अगर नहीं है, गरीब है, तो वो फिर भी जो है रास्ते पे आ जाएगा। बात ये है क्योंकि वो आगे वक्फ बोर्ड वाले आगे जो है ना, नहीं उनके पास पैसे बहुत है ना, जायदादें बहुत है, फिर वो जो है कुछ पैसे ऑफिसरों को देंगे, उन लोगों को देंगे कि आप जो ऐसे करो इसको भगाओ। चलो फिर देखते हैं, लोगों को टॉर्चर करेंगे बस, और क्या करेंगे यार। आज वक्फ बोर्ड की सच्चाई पता चली हमें, डॉक्टर साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या माजरा है, क्या चल रहा है। बस कानून के दायरे में रहकर ये फैसला करें, जिसका हक है उसको मिल जाए। वक्फ बोर्ड भी अगर दिन का काम कर रहा है, दिन की खिदमत कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। मामू की तरह ऐसा नहीं है कि बस दोनों का फैसला हो जाए। और हम तो चाहेंगे पड़ोसी देश है ऐसे मसले ना आए और तरक्की करें। बाकी अच्छा लगा वीडियो में, आज हमें भी थोड़ा बहुत पता चला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।